टैक्स ईयर 1 अगस्त 2024, 30 जुलाई 2025। ये 30 जुलाई आपने बोला या 1 जुलाई बोला आपने, या ये 30 जुलाई बोला ना? 31 जुलाई आई थिंक, ऐसे ही ना? यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक हमारा, आप ये कह रहे हैं ये स्पेशल टैक्स ईयर। अब हम इसको लेके जाने चाह रहे हैं दोबारा नॉर्मल पे, और नॉर्मल मेरे बच्चे शुरू होगा 1 अगस्त से अगेन। वो 30 जुलाई पे तो आप बैठे हो ना? यही बस मसला पूछना था कि अगर स्पेशल जो होगा वो तो अगले साल से होगा ना मेरे बच्चे। देखो आपने अभी उनको कह रहे हो कि सर हमारा चेंज कर, आपने अप्लाई कर दिया। जब आपने अप्लाई कर दिया उसको चेंज करने के लिए, मेरे बच्चे ये शुरू कहां से होगा? फिर अगले मेरे बच्चे जाके नेक्स्ट उसको 1 जुलाई को शुरू होगा, और ये यहां से 1 अगस्त से लेके 1 जुलाई से पहले तक। और ये कौन सा होगा बोला? अगस्त की वो होगी ना? नहीं, एक सेकंड याद। इसका मतलब हमारा 1 अगस्त से लेके 30 जून तक ये हमारा ट्रांजिशन टैक्स ईयर होगा। फिर आगे 1 जुलाई से 30 जून फिर वो नॉर्मल में हम ट्रांसफर हो चुके होंगे। अभी तो हमने इजाजत ली है, इजाजत हमें मिल गई। और यार हमने कहा था कि इस साल जो अभी आपने चेंज अगर करवा लिया है, तो ये जो आपका जो भी ईयर है इसके अगले दिन से लेके जो अगला साल जब शुरू होगा उसके पिछले दिन तक आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो। तो अगला साल तो अब जाके, अब तो थोड़ी शुरू होगा, ये तो जुलाई के एंड पे हम बैठे हुए हैं। अब अभी तो शुरू नहीं हो रहा, ये जाके शुरू होगा, मान लो कि हाँ बहुत नहीं। तो बड़ा कल से हमने पास पेपर करने शुरू कर दिए। तो फिर मैं वही कहूंगा, अभी चाहे कैलकुलेटर इतना जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे, एक कैलकुलेटर जो रमा वाला जो आप यूज करते आ रहे हो, उस कैलकुलेटर इतने, इसमें कौन से फार्मूले होते हैं, प्लस माइनस होता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे कैलकुलेटर सबके पास ही होना चाहिए। ले बेटा। बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की कल हमने बात करनी शुरू की थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इनकम क्या होती है। कल हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे बच्चे, जो भी इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आप कमाओगे, इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कहां से कमाओगे? उन 5 हेड से। तो हमने कहा था वो भी आपकी 5 हेड से कमाई हुई इनकम ही इनकम होगी। उसके बाद हमने कहा था कि अगर कोई ऐसी इनकम कमाते हो जो किसी, जिसके ऊपर मान लो कि एक ही दफा टैक्स देना होता है, दोबारा टैक्स नहीं देना होता, जिसको हम कहते हैं फाइनल टैक्स रेजिम। फिलहाल इस अल्फाज से याद रखना, ऐसी इनकम जिसके ऊपर, चलो इस तरह कह लो, कुछ ऐसी इनकम्स भी आप कमाते हो जहां से आपने कमाई उसने टैक्स काट के आपको अमाउंट देनी होती, फिर गवर्नमेंट आपको कहती है जो आपने टैक्स आपका कट गया ना बस वही टैक्स है, इसके बाद मजीद आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं इस इनकम के ऊपर। वो भी खास इनकम्स होती हैं, हर इनकम को ऐसे नहीं होते। जैसे सैलरी के ऊपर भी हमें टैक्स काट के मिलती है सैलरी, लेकिन वो एफटीआर नहीं कहलाता है। इसी तरह जो ये जो रेंट वाला मामला होता है, हम जब किसी को बिल्डिंग रेंट पे देते हैं, जो किराएदार है उसको वैसे अगर कानूनी तौर पे उसका हक है तो आपको रेंट डिडक्ट करके भी आपको वो पे कर सकता है, टैक्स डिडक्ट करके उसके ऊपर, समझाने की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे कुछ ऐसी इनकम, हर इनकम ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर अगर टैक्स आपको अमाउंट देने वाला, अगर वो टैक्स काट के आपको अमाउंट दे रहा है, इनकम दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अब वो इनकम एफटीआर ही कहलाएगी। ये खास इनकम्स होंगी, 4-5 है टोटल हमारे सिलेबस जिक्र होगा, उनका भी ज्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये टैक्स फाइनल टैक्स रजीम या टैक्स रजीम्स क्या होती है। हम यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मेरे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स रजीम, आई मीन थोड़ा सा बता, इसी चैप्टर के अंदर है। टैक्स रजीम मेरे बच्चे क्या होता है, समझ लो ये टैक्स कैलकुलेशंस के कुछ तरीकाकार है। जैसे होता है कोई जिसका हर चीज के लिए कोई खास तरीकाकार होता है, यहाँ पे टैक्स की अमाउंट्स कह लो या टैक्स के मामला के लिए भी कुछ खास तरीकाकार होते हैं। हमारे यहाँ पे सिलेबस में कोई 3-4 तरह की टैक्स रजीम का जिक्र हो। एक होगा नॉर्मल टैक्स रजीम, एक होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक होगा मेरे बच्चे फाइनल टैक्स रजीम, एक होता है मिनिमम टैक्स रजीम। ये डिफरेंट तरह की रजीम्स होती है, यानी कि टैक्स कैलकुलेट करने के तरीकाकार होते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं 99% वो नॉर्मल टैक्स रजीम है। और ये नॉर्मल टैक्स रजीम होती क्या है, चलें इसको देखिएगा। नॉर्मल टैक्स रजीम का मतलब समझाने लगा हूं। नॉर्मल टैक्स रजीम कहती है कि कोई इंसान 5 हेड से इनकम कमाता है। नॉर्मल टैक्स रजीम क्या कहती है? कोई इंसान 5 हेड से इनकम कमाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन 5 हेड से इस तरह जब हम इकट्ठी करके इनकम उसके ऊपर जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रजीम।
इसके अलावा सेपरेट में भी कोई 4-5 इनकम है, एफटीआर में भी कोई 4-5 इनकम है, जहां जहां पे आएंगी आपको बता दिया जाएगा। इवन देन यहाँ पे मिनिमम ये टैक्स रजीम का टॉपिक होगा, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके जिक्र आएंगे छोटे छोटे करके, कहीं ना कोई थोड़ा बहुत आया करेगा, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा। ये जितना हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, ये सारा नॉर्मल टैक्स रजीम होगा। फिलहाल वैसे ये रजीम्स क्या है, अगेन मैं कह रहा हूँ इसको भूल जाओ इन चीजों को। अब ये दिल्ली दूरस्थ है, बड़ा दोबारा आइएगा वापस। याद करें कल हमने टैक्स को कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का तरीकाकार पढ़ना शुरू किया। हमने कहा था यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है, जो इनकम टैक्स वाला है, सेल टैक्स को निकाल के, पहले 3 चैप्टर्स को निकाल के, वो सारे का सारा मेरे बच्चे इन 5 हेड्स की तरफ घूम रहा हो। ये 5 हेड चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर मेरे बच्चे 16 तक, 17, 18, 19 जो सेल टैक्स 16 तक, इन्हीं चीजों को मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना है। अब हमने ये कहा था कि यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करने का या टैक्स कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा। 5 हेड से आपकी इनकम बनेगी। जैसे मान लो सैलरी से आपने कमाया 2 लाख रुपया, याद करो कल हमने डिस्कस किया था, क्या सैलरी में से कोई डिडक्शन अलाउ थी? नहीं। ये हमें हमने पढ़नी है चैप्टर 5, लेकिन वैसे हम हमें थोड़ा सा पहले ही आइडिया हो तो कमाल ही हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि अगर आप बिजनेस से कमाएं 2 लाख रुपया, क्या यहाँ पे कोई खर्चा हो सकता है? अगर इस पे आपका 50,000 रुपया खर्चा है, इस 50,000 के लिए कोई खास नाम था? डिडक्शंस। इसके बाद आपकी इनकम कितनी निकली? 1.5 लाख रुपया। ये आपकी आई इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसलिए हमने कहा कि प्रॉपर्टी में से मान लो कि आपने 3 लाख रुपया कमाया और आपका 1 लाख रुपया खर्चा होगा, 1 लाख रुपए का नाम क्या होगा? डिडक्शन। इसके बाद मेरे बच्चे आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 2 लाख रुपए। फिर हमने कहा कि कैपिटल गेन में से मेरे बच्चे हमने 1.5 लाख रुपया कमाया, लेकिन हमारा 50,000 रुपया खर्चा भी आ गया, इसको कहेंगे डिडक्शन। तो मेरे बच्चे इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख रुपया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेरे बच्चे हमने 3,50,000 कमाया और हमारा 1,50,000 का खर्चा हुआ, तो हमने कहा कि सर 2 लाख रुपया हमारी क्या आ गई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनको सबको अगर हम इकट्ठा कर लें तो क्या निकलेगा? टोटल इनकम। ऐसे ना मेरे बच्चे, ये कितनी बनी बोला? 8,50,000। ये हमारी क्या है? ये हमारी टोटल इनकम है। फिर हमने कहा था कि एक्चुअली हमने लगाना होता है एक टैक्स रेट। आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, उसका तरीकाकार भी सीखेंगे। हमने टैक्स रेट लगाना होता है। वो टैक्स रेट टोटल इनकम पर नहीं लगता मेरे बच्चे, वो टैक्स रेट लगता है हमेशा टैक्सेबल इनकम के ऊपर। जो काबिल टैक्स इनकम हम निकालते हैं उसके ऊपर टैक्स रेट लगना होता है। दो यहाँ पे वो टेबल दिए होंगे, इंशाल्लाह 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे वहां पे। वो टैक्स रेट वहां पे दिए होंगे, वो टैक्स रेट मेरे बच्चे हमेशा किस इनकम पर लगा करेंगे? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। हमने कहा कि मुझे बताएं ये टोटल इनकम आपके सामने जो आ रही है, ये जो आपके सामने टोटल इनकम अभी आपने निकाली है ऊपर 5 हेड से, वो बनी 8,50,000। हमने कहा कि इस इनकम के ऊपर हमने टैक्स रेट लगा दें या कोई और इनकम निकालनी पड़ेगी? हमने कहा कि हमने निकालनी है टैक्सेबल इनकम। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेगी? इस इनकम में से हमें एक और चीज लेस करने की इजाजत होती है, डिडक्टेबल अलाउंस। और ये कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह। 5 ना कहें, 4 ही कहें। पुरानी किताबों में 5 होता था, प्रॉफिट ऑन डेट भी था, अब उन्होंने निकाल दिया उसको। इसलिए मेरे बच्चे अब ये 4 ही हैं। प्रॉफिट ऑन डेट यहाँ पे उसने गैप कर दिया, याद रखोगे। तो बेटा 4 हैं। मान लो कि उसमें से जक़ात सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है वो। जक़ात हमने 50,000 पे की थी, वो जक़ात हमने यहाँ से लेस की, तो मेरे बच्चे हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी निकली? 8 लाख रुपए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? मान लो कि हमारा रेट बन रहा है 5%, और रेट हम लगाएंगे इस 8 लाख के ऊपर। इस 8 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे? वो रेट लगाएंगे, तो कितना निकलेगा मेरे बच्चे ये टैक्स हमारा? 40,000 लग रहा है मुझे, बाकी आपको पता होगा। क्योंकि 1 लाख में 5,000 निकलेगा ना, तो 8 लाख में फिर 40,000 ही बनेंगे। बाकी वो आपको पता होगा। और ये कैलकुलेटर निकाल लें, इनको किया कर लो मैंने है। मैंने तो अपनी बुजुर्गी के लिहाज से देखा है ये। हाँ। तो ये मेरे बच्चे ये क्या निकला हमारा? इसको हम क्या करेंगे? ग्रॉस टैक्स अज्यूम करते हैं। फिर हमने कहा कि आगे जाके कुछ चीजें और भी होंगी जो आपके इस टैक्स को भी कम करने में आपकी मदद किया करेंगे। उनका नाम होगा टैक्स क्रेडिट। तो बच्चे ये आप ये जो टैक्स निकाला करेंगे उसको मजीद कम कर दिया करेगा। फिर उसके बाद भी कोई चीज इसको कम किया करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? एडवांस टैक्स। ये खैर अभी हमने कहा था कि मेरे बच्चे सिर्फ यहाँ तक रुक जाए। अभी वो जो भी है टैक्स क्रेडिट अलहदा चैप्टर नंबर 11 है, बड़ी दूर पड़ा हुआ है, वो वहां पे जाके देखें। तो मेरे बच्चों ने ये छोटा सा हल्का सा कुछ तरीकाकार ये सीखा था। अब हमने सिर्फ इतना तरीका देख लिया कि सर टोटल इनकम को किसको कहते हैं। हमने कहा कि सर वो 5 हेड से कमाई हुई इनकम, उसको टोटल इनकम कहते हैं। क्या किसी हेड में जब हम इनकम कमाते हैं, क्या उसी हेड में से कुछ खर्चे भी अलाउ होते हैं? हमने कहा कि सर बिल्कुल उसी हेड में कुछ खर्चे भी अलाउ होते हैं, उनका नाम होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस हमें फायदा देती हैं या नुकसान देती हैं? हमें सर फायदा देती हैं। जितनी चीजें यहाँ पे खर्चे लेस होने की इजाजत मिल रही होगी, टैक्स आप पढ़ रहे हो टैक्स एफबीआर की तरफ से कानून, वो कहता है चलो आपने ये कमाया इसमें से ये भी लेस कर लो, ये भी उसके बाद जो इनकम बने उसके ऊपर टैक्स लगाओ। हम तो दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह ये सारा कुछ लेस करवा दें, कुछ भी ना बचे जिसके ऊपर हमने
मान लो टैक्स रेट लगाना, कोशिश तो यही होती है। उसके लिए आप लोगों ने इंशाल्लाह भरपूर मेहनत किया करनी है। जब आप बड़े हो जाएंगे, आप टैक्स प्रैक्टिशनर, सबसे ज्यादा जो पैसा भी कमा रहे हैं वो, अगर मैं ये कहूँ बिग फोर के अलावा, वो मेरे बच्चे ये टैक्स वाले ही कमा रहे हैं। बिग फोर में भी ऑडिट ऑडिट वो सही है, क्योंकि ऑडिट होता है ठप्पा। लोग कहते हैं जब ठप्पा ही लगवाना है तो फिर अच्छी कंपनी फर्म का लगवाओ, है। तो ऑडिट के जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली मेरे बच्चे वो सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। जो अच्छे जो भी क्लाइंट हो वो सारे बिग फोर के पास। टैक्स वाले माशाल्लाह वो उनको उन्होंने पता है जो हमारा टैक्स बचा के दे दे हम। और जितने जगाड़ू प्रोग्राम नीचे होते हैं उतने बिग फोर तो फिर भी कुछ वहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं उनके, कुछ काम करने के, मान लो कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं जिसको मद्देनजर रख के काम करते, नीचे तो कोई रौला ही नहीं। तो वो लेवल, तो सारा खेल हो रहा है अभी पैसे का। और पैसा सबसे ज्यादा जो कमा रहा है वो बंदा टैक्स प्रैक्टिशनर कमा रहा है। सीए फाइनलिस्ट हैं बच्चे, कमाल कमा रहे हैं। आपकी सोच है, हर महीने फॉर्चूनर खरीदते हैं, हर महीने बेचते हैं। जी बेटा, ये मजाक नहीं कर रहा, ये ना कहना कि सर ने मजाक किया है। वो क्लाइंट पे भेजते हैं, वहाँ पे खाबा मिलता है, बस और कुछ नहीं होता। वो खाबों के चक्कर में ना, तो हम उसकी तरफ जा रहे थे ऑर्डर। वो सुने कहानी किससे हमने ऑर्डर के सुने होते हैं। टैक्स वालों का कभी कोई किस्सा नहीं सुनेंगे क्योंकि होता ही नहीं बेचारा। ये सिर्फ फर्म, फर्म से एफबीआर का ऑफिस, फर्म कमिश्नर, फर्म कमिश्नर, इसी तरह बेचारे मोटरसाइकिल पे ही रहते हैं। इनको वो क्लाइंट के ऊपर याशियां और वो सारा और वो जगह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ले बेटा, ये सारा मेरा ख्याल है कि आपने रीड कर लिया होगा। ले बेटा, हाँ हाँ, नहीं वो मेरे बच्चे आज हमने पढ़ना है। ले बेटा, वैसे ही कल हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि देखो भैया, हमने स्कोप ऑफ इनकम की बात की थी कि किस बंदे की कौन सी इनकम मान लो कि टैक्स के लिए हम ऐड करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। हमने कहा था कि मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अगर एक बंदा रेजिडेंट हो, रेजिडेंट, और मैंने कहा था कि मेरे बच्चे रेजिडेंट एक तरीकाकार होगा, आज हम सीखेंगे कि कोई बंदा या कोई पर्सन कैसे रेजिडेंट हो सकता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, हमने कहा था कि जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, चाहे वो इनकम पाकिस्तान से कमाए चाहे पाकिस्तान से बाहर से, तो दोनों के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा कि अगर एक बंदा है ही नॉन रेजिडेंट, हम कह रहे हैं जो बाहर से वो कमा रहा है वो कौन सा हमारे घर बैठा हुआ है। जो बाहर से कमा रहा है भाई वो उसकी अपनी इनकम है, लेकिन जो हमारे घर आके कमाएगा ना, उसको नहीं हम छोड़ेंगे। तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हमने कहा था वो टैक्सेबल होगी, जबकि रेजिडेंट की पाकिस्तान की भी, क्योंकि हमारे घर बैठ के वो दुनिया के जहां मर्जी हाथ पांव मार रहा हो, हम कहेंगे भाई बैठ के तो यहीं पे कमा रहे हो ना, इसलिए क्या करो, हमें उस पर टैक्स। तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों पाकिस्तान में टैक्सेबल है। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में। ये इतनी बात कौन सा वो पूछेगा, पूछना तो उसने उसने आपसे स्टेटस है, बताओ ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। उसकी तरफ जाते हैं मेरे बच्चे, ले जरा थोड़ा सा आगे बढ़े। ये बाद में जब आप रीड करेंगे मेरे बच्चे, आज का वो पढ़ लेंगे ना, फिर इसको रीड कर लीजिएगा। कहाँ तक पढ़ के छोड़ा था कल हमने, इससे ऊपर ऊपर आई थिंक, है ना, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। तो बेटा आसान बात है, ये रिपीट होनी आगे। अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, ये आगे जाके जब हम सीख रहे हैं पूरा अप्लाई, इसको हम चैप्टर 5 से करना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ ड्रामेबाजी है यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर। सिर्फ इसमें 2-3 डेफिनेशन काम की है, रेजिडेंट का स्टेटस और टैक्सियर, जो आगे हमारे काम आते हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में बड़ी ऐसी चीजें हैं जो ना भी पढ़े तो हमारा काम चल जाता है। बेटा तरफ पर्सन की देखिए, देखो उसने कहा था किसी भी पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम होगी, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लेंगे। ऐसे ही था मेरे बच्चे। और कैसे टैक्स लेंगे, हर साल, हर टैक्स ईयर का एक टैक्स, एक कोई पर्सन एक टैक्स ईयर के अंदर जो टैक्सेबल इनकम कमाएगा उसके ऊपर हमें क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। अब वहां पे देखो हमें थोड़ा सा टैक्सेबल इनकम का तो पता चल गया कि सर अगर हम क्या करें, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस को लेस कर दें तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है जिसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। उसके बाद हमें टैक्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, टैक्स क्या होता है, वो जो हम इस एक्ट के तहत जो इस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके तहत जो कैलकुलेट करते हैं, जो उसके ऊपर मजीद फाइन होते हैं, जो पेनल्टीज होती हैं, या कोई मान लो कि कोई और प्रोसेसिंग फी वगैरह हमें पे करनी पड़ेगी, वो टैक्स ही है। यही डेफिनेशन थी ना उसकी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे डेफिनेशन पर्सन की। लेकिन पर्सन की इस डेफिनेशन को हम सारा नहीं अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ के हम छोड़ देंगे जो हमारे काम की है। तो बेटा कहता है पर्सन किसको कहते हैं, वैसे तो आपको पता है ना कि अभी हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि पर्सन, नेचुरल पर्सन भी पर्सन ही होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन ही होता है। लेकिन हमारा जो कंपनी लॉ है सिर्फ दो ही लोगों को पर्सन मानता है, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। वो जो कंपनीज हैं या कंपनी की तरह के जो इदारे हैं,
उसके अलावा किसी को हमारा कंपनी लॉ पर्सन नहीं मानता। गवर्नमेंट तो जाहिर बात है, वो तो कंपनी लॉ मानता ही मानता है, गवर्नमेंट तो हमेशा पर्सन ही होती है। लेकिन टैक्स में जरा देखिएगा, कहता है टैक्स वाले पर्सन किसको बोलते हैं, कहता है वी लर्न फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन दैट टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। तो यही बात समझाना जा रहा है। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि टैक्स पे करता है एक पर्सन अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। कहता है कि फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज पर्सन। फिर हम पर्सन कहते हैं किसको है, हमें पता चले, हम उन्हीं से जाके इनकम मांगेंगे ना, मेरे से टैक्स मांगेंगे जिन जो कौन होंगे, जो पर्सन होंगे। जो पर्सन हो ही ना, हम उससे जाके क्या टैक्स मांगेंगे। तो कहता है पर्सन किसको कहते हैं, पर्सन की डेफिनेशन देखो मेरे। कहता है इंडिविजुअल, वो जो नेचुरल पर्सन है वो पर्सन होता है। उसके बाद एक कंपनी, ये भी पर्सन होती है। कंपनी का अब आपको पता चल गया ना, अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ बीच में से मोस्टली बच्चे, तो उनको पता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेरे बच्चे वो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको ये मोस्टली मेरे बच्चे पार्टनरशिप्स होते हैं। हमारा ये जो कंपनी लॉ, ये जो टैक्स है, ये मेरे बच्चे ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं उसको भी पर्सन ही मानना है। तो हमने भी उसको पर्सन ही मानना है। इसका याद रखना, एओपी एसोसिएशन पर्सन हमारे नजदीक क्या है, वो पर्सन ही है टैक्स के नजदीक। फॉर्म ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर, कहता है कि देखो एक कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी बनी या ऑर्गेनाइज की गई है, एस्टेब्लिश की गई है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, हमारे नजदीक वो क्या है, वो पर्सन है। यानी कि पर्सन हम किसको मानेंगे, यहाँ पे दो दो चीजें हैं, एक कंपनी और एक एओपी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप। कहता है अगर सर एक पार्टनरशिप किसी और मुल्क में बनकर यहाँ पे काम कर रही हो, हमने कहा कि हमारे नजदीक पर्सन है। सर किसी और मुल्क में एक कंपनी बनकर हमारे मुल्क में काम कर रही हो, हम कहेंगे हमारे नजदीक वो पर्सन है। बात समझ आ रही कि अगर कोई भी जो पाकिस्तान में जिसका अमल दखल आ गया, हमारे नजदीक वो इस तरह का जो बंदा जो पाकिस्तान में एंटर हो गया, वो हमारे नजदीक पर्सन है। यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को भी हम पर्सन ट्रीट करके हम उनके ऊपर जाकर टैक्स लगा देंगे। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के लिहाज से कौन पर्सन होगा। हमने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान के जो होंगे, उसके बाद जब पाकिस्तान से बाहर भी हो, जो पाकिस्तान की हदूद में हो, ये कहना चाह रहा हूं। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो मेरे बच्चे कंपनी होगी, जो एओपी होगी, और जो चाहे वो बनी हो, ऑर्गेनाइज की गई, स्टैब्लिश की गई पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में, वो पर्सन ही होगी। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट हमेशा पर्सन होती है। जो वफाक है आपका, वो पर्सन ही होता है, उसके इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो हमारे मुल्क का जो वफाक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाए जाके, वो पर्सन ही है, सारी बात है। हमारी गवर्नमेंट होते हैं ना, इधर उधर जाके इनके ऑफिस भी होते हैं, जो मर्जी हो, वफाकी गवर्नमेंट के अंदर जो मामलात हैं, वो या गवर्नमेंट कह लो या गवर्नमेंट के बनाए हुए अपने इदारे, वो हमेशा पर्सन ही होते हैं। खैर वापस आओ, अल्फाज बात पर, ये फॉरेन गवर्नमेंट, कोई और मुल्क की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, किसी और मुल्क की गवर्नमेंट भी हमारे लिए क्या है, वो पर्सन ही है। या ए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, बात करते हैं कुछ ममालिक के अंदर पॉलिटिकल सब डिवीजन होते हैं, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन उसको मानता कोई नहीं। जैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें इसकी पीपल पार्टी की, वो समझती है कि सिंध हमारा है, तो वो सिंध की अपनी नुमाइंदा जमात अपने आप को समझती है। यानी कि पॉलिटिकली हमने अपने आप को मजीद सब डिवाइड किया हुआ कि फलानी जो सूबा है वो पीपल पार्टी का, केपी के वो पीटीआई का। इसे बाकी ममालिक में रिकग्नाइज तरीके से इस तरह की मेरे बच्चे पॉलिटिकल सब डिवीजन होती है। जैसे अमेरिका है, वो फलाने फलाने एरियाज वो डेमोक्रेट्स के पास है, वो फलाने फलाने एरियाज वो रिपब्लिकन के पास है, इस तरह करके वो भी हमारे नजदीक हैं पर्सन। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएनओ है या यूनिसेफ है, या और क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसी है, जो भी इस तरह की जो जो मेरे बच्चे पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सारी की सारी क्या है मेरे बच्चे, वो भी पर्सन ही है। याद रखोगे मेरे बच्चे इस तरह की बात को, कोई ह्यूमन राइट्स के कुछ इस तरह की बनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन व्हाट्सएवर। ले बेटा, आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे पर्सन की डेफिनेशन पूछ ले, तो आपने ये बतानी है कौन पर्सन होगा। हमने कहा कि कोई इंडिविजुअल, एओपी कंपनीज, चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे मुल्क से बाहर बनी हो। उसके बाद गवर्नमेंट्स, चाहे लोकल हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, इस तरह कह लो, अच्छी बात है। उसके बाद जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं, या जो मेरे बच्चे पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसकी एग्जांपल क्या है, यूएन, यूनिसेफ, WHO, इस तरह की, ये भी हमारे नजदीक क्या है, ये पर्सन है। याद रखोगे मेरे बच्चे। अब ये नहीं कि इन सबके पास हम टैक्स लेने के लिए पहुंच जाएंगे, उसका तरीकाकार हो। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। अब पर्सन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी, नीचे क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड डिफरेंट। मेरे बच्चे अब इनको एक एक करके वो डिफाइन करना शुरू करेंगे, लेकिन पता तो चल गया ना पर्सन में है कौन कौन से। अब मेरे बच्चे अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां से सीधा हम जाएंगे रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर, क्योंकि पर्सन का हमें पता चल गया। अब हम अगली बात पढ़ेंगे कौन रेजिडेंट पर्सन होता है और कौन नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है, क्योंकि यहीं से हमने आज का टॉपिक शुरू किया था।
तो मेरे बच्चे अब जरा भाग के जाते हैं, जाके देखते हैं कि सर कौन रेजिडेंट पर्सन होगा और कौन नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा। बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम पर्सन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप कौन कौन से 4 हिस्सों में मान लो। एक मेरे बच्चे इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक एओपी और एक गवर्नमेंट। चलो हमारा यही है ना डेफिनेशन के अंदर, मेनली यही थे। हमने कहा कि ये 4 लोग हैं हमारे सामने, हम देखना चाह रहे हैं इनमें से कौन रेजिडेंट होगा, कौन नॉन रेजिडेंट होगा, या कब हो सकता है, कब हो सकता है। अब एक चीज और देखिएगा मेरे बच्चे, एक मिस्टर ए, ये अफगानिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान में यहाँ पे मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी करता है, कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करता है ये बस। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि सर मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे पाकिस्तान का रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं? है क्या लग रहा है आपको, ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? अच्छा। एक पाकिस्तान का बाशिंदा है मिस्टर बी, पाकिस्तान का ही, यहीं का शहरी है, यहीं पे रहता है, यहीं पे कारोबार करता है, लेकिन साथ ये मेरे बच्चे अफगानिस्तान में भी जाके कारोबार करता है, वहां पे भी आता जाता रहता है पाकिस्तान का शहरी। अब ये भी आपसे पूछ रहे हैं, ये बाकी शहरों में भी आता जाता रहता है जो भी है, और ये भी अपने शहर में वापस भी जाता है, ये कभी मिस्टर यहाँ पे भी आता है, वहां पे भी जाता है। और ये हमारा पाकिस्तान का जो नेशनल है, ये आपसे पूछता है अच्छा बताओ मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट। ये अफगान का नेशनल आपसे पूछता है मुझे बताओ मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट। अब मेरे बच्चे हम इस चीज को समझेंगे, ये रेजिडेंट होना इसका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक जर्मन पाकिस्तान में रेजिडेंट हो सकता है, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और हो सकता है पाकिस्तानी वो रेजिडेंट हो सकता है नॉन रेजिडेंट हो। इसका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, याद रखोगे इस बात को। और दूसरे नंबर पे, एक मान लो साल शुरू हुआ 2025, टैक्स ईयर 2025। अब एक चीज और याद रखना, जब मैं ये लिखूं टैक्स ईयर 2025, ये कहां से कहां तक होगा भला? अगर मैं डिनोट कर रहा हूं टैक्स ईयर 2025, ये कहां से कहां तक होगा? देखो अगर मैं कोई और टैक्स ईयर नहीं बोला तो सारी बात मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो ये कहां से शुरू होगा? 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। जो इस टैक्स ईयर को मैंने किससे डिनोट किया होगा? अब वो पेपर में आपको ये नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बोला करेगा, ऊपर लिखा करेगा हम टैक्स ईयर 2023 में बैठे और एक बंदे ने फलाने दिन से नौकरी स्टार्ट की है, तो ये बताएं उसकी इस साल के अंदर कितनी सैलरी इनकम बनी, इस साल के अंदर टैक्स ईयर के अंदर। तो वहां पे मेरे बच्चे हमने पहले सबसे पहले ही देखना होता है कि टैक्स ईयर 2023 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये टैक्स ईयर शुरू कहां से हुआ है हमारा? ये 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। इस दौरान ही हमने देखना कि इसने कितने दिन नौकरी की, इसको कितने दिन सैलरी मिली। बस अभी इतना दिमाग में रख लो, टैक्स ईयर अगर लिखा हो 2030, तो ये कहां से कहां तक है? 29 से लेके 30 जून 2000, क्योंकि उसी को हमने डिनोट किया होगा ना टैक्स ईयर 2030 से। ये हमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले 1-2 दिनों के अंदर, तो थोड़ा सा हिम्मत करके उसको देख लेना। लो बेटा, तो भाई टैक्स ईयर 2025 चल रहा है। मिस्टर ए जो अफगानी है लेकिन पाकिस्तान में भी कारोबार करता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि सर मुझे बताएंगे कि मैं इस टैक्स ईयर 2025 में पाकिस्तान का रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट। मान लो कि अभी हम तरीकाकार देखेंगे, उस तरीकाकार को हमने अप्लाई किया, हमने कहा कि सर मुबारक हो आप इस साल में पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, ठीक हो गया। इस साल अगर ये मिस्टर ए अफगानी है लेकिन पाकिस्तान में वो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया टैक्स ईयर 2025 में, इसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होंगी? पाकिस्तान वाली भी और दुनिया के किसी और कोने से भी कमाएंगे। आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ गया टैक्स ईयर 2026। ये मिस्टर ए फिर आपके पास आया, उसने कहा कि सर इस साल में मुझे बताओ मैं रेजिडेंट हूं पाकिस्तान का या नॉन रेजिडेंट। हमने उसको चेक करके बताया सर मुबारक हो इस साल में आप हमारे नॉन रेजिडेंट हैं। फिर इसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? जो पाकिस्तान से कमाई होगी। अब अगली बात सर ये अजीब सी बात नहीं कर रहे आप, एक बंदा है, आप उसको एक साल में चेक किया वो रेजिडेंट निकला, अगले साल में चेक किया आप नॉन रेजिडेंट निकला, ये क्या चक्कर है? क्या हर साल चेक किया करेंगे? हर साल चेक किया करेंगे, हर बंदे का, हर टैक्स पेयर का हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया करेंगे। भाई आप पाकिस्तानी हो, इस साल में हम आपका चेक करेंगे आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। एक कोई बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में काम करता है, हम उसको भी पकड़ के देखेंगे इस साल में वो हमारा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हर बंदे का हर साल ये चेक हुआ करेगा कि वो इस साल में रेजिडेंट है, और हो सकता है इस साल में रेजिडेंट हो, अगले साल में वो नॉन रेजिडेंट हो, अगले साल में नॉन रेजिडेंट हो, उससे अगले साल वो फिर रेजिडेंट हो।
याद रखोगे मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे ये चेक किन किन का करना है हमने, ये 4 बंदे हैं जिनके हम स्टेटस चेक किया करेंगे, ये रेजिडेंट हैं, मेनली यही होंगे ना, कौन कौन से, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी और गवर्नमेंट। ये मेन तो ये 3 है। गवर्नमेंट तो हमेशा रेजिडेंट होती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ही क्या है, हमारी रेजिडेंट है। हाँ पढ़ेंगे इसको आगे जाकर। एक तो मेरे बच्चे ना जरा थोड़ा सा, जब आप ये कर लेते तो मेरा दिल करता है मैं बताऊं या ना बताऊं। भाई फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं देती है, वो तो टैक्स वसूल करने वाला इदारा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स देती है, अगर वो सूबे से बाहर जाके कोई काम करे। पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में कुछ करेगी टैक्स नहीं देगी, पंजाब गवर्नमेंट सिंध से जाके कुछ करेगी और कमा के लेकर आएगी तो उसके ऊपर टैक्स देगी। तो ये इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे आगे जाके उसको। तो बेटा 3 लोगों के रेजिडेंशियल स्टेटस आज क्लास में निकलने से पहले आपको पता होने चाहिए, हर सूरत इंतहाई अहम है। तो बेटा जरा देखिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहले देखना ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का ये कहानी क्या बता रहा हूं आपको। द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। अब पर्सन का पता चल गया ना, यहाँ पे हर लफ्ज का मतलब है, जैसे ही लफ्ज पर्सन लिखा आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए डेफिनेशन है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, फॉरेन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारा कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए। कहता है द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज नेसेसरी एज लॉ एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दैट ए रेजिडेंट इज टैक्सेबल। यानी कि लॉ ने बड़ा वाजे कह दिया कि रेजिडेंट की जो टैक्सेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइडिंग। यानी कि क्योंकि लॉ ने बड़ा वाजे कह रखा है जो रेजिडेंट है उसकी वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया के कहीं से कोने से कमा रहा हो, पाकिस्तान में टैक्स देगा। पाकिस्तान में लेके तब भी पड़ेंगे ना। तो ये रूल्स हम पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, इससे अभी थोड़ा सा रुक जाए। नो डाउट, अगर एक बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट हो और वो दुनिया के किसी भी कोने से इनकम कमा रहा हो, पाकिस्तान में टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो मोस्टली यही होगा अगर वो पाकिस्तान में लेकर आ रहा हो, अगर वो पाकिस्तान से बाहर ही कमा रहा है, वो लेके ही कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा वो कुछ कमा भी रहा है कि नहीं है? तो मोस्टली हमें तब नहीं पता चलता उसका। वो लहदा बात है, आगे जाके कुछ और आएगा, वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह जमा करवानी पड़ती है हमें, कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, वो लहदा देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये दिमाग में रखना, मेनली आप यही दिमाग में रखना है कि जो यहाँ का बंदा है अगर वो बाहर कुछ कमा के पाकिस्तान में लेकर आओगे तब हम उससे टैक्स लेंगे। बाहर लेकर वहीं पे लगा रहा, आप देखो नवाज शरीफ का बाहर कारोबार है, वो तो पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स नहीं देते, बाहर वाले पे खाक देंगे यहाँ पे। उनकी वहां पे फैक्ट्रियां हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान में आके टैक्स दिया है? हाँ, जब वो पैसा यहाँ पे लेकर आएंगे ना फिर हम कहेंगे कहाँ से लेकर आए हो, कमा के लेकर आए हो ना, चलो हमें भी टैक्स हो। अदरवाइज तो हमें नहीं पता होता। बस ये रूल दिमाग में रख लीजिएगा, बाहर कमा के पाकिस्तान में लाओगे तो टैक्स दोगे, बाहर कमा के बाहर ही लगा रहे हो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात का टैक्स अथॉरिटीज ये कहती है हमें डिस्क्लोज करो, बता दो। हाँ डिस्क्लोज करवाती है, लेकिन टैक्स मेरे बच्चे नहीं होता मोस्टली, लेकिन जहाँ पे होगा वो देख लेंगे। जी बेटा। लोग ऐसा वहां लेके जाते हैं, वहां ये टैक्स पे करते होंगे। मेरे बच्चे यार एक तो ना हर यहाँ पे हर चीज पे ये लेके जाते हैं उन ममालिक में जो टैक्स हेवंस है, उनको कहते हैं टैक्स हेवंस। कहते हैं जहां से मर्जी पैसा ले आओ, हराम हलाल का, हम आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ से लेकर आ रहे हो, और यहाँ पे बैठ के कारोबार करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, कमाओ यहाँ पे पैसा लेकर आओ बस। ऐसे मुल्क हैं वो। सर हम ना बन जाए, हम पहले ही हेवन है, जन्नत ही है यहाँ पे, जहां से मर्जी कमाओ कमाओ, कोई पूछ रहा है आपसे कुछ है? चले, हम हेवन ही, हम हवान है। ले बेटा, कह रहा है कि प्रोवाइड दैट रेजिडेंट टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम वेयर द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पाकिस्तान सोर्स इनकम। यानी कि रेजिडेंट कहीं से भी कमाए पाकिस्तान में टैक्स देगा, नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान से कमाएगा उसी पे टैक्स देगा, याद रखोगे। लेकिन वो भी बच्चे ने पूछ लिया, वो भी जो रेजिडेंट भी जो पाकिस्तान से बाहर की इनकम कमा के पाकिस्तान में लेकर आ रहे हो तभी हम उसको पकड़ेंगे। कहते द ऑर्डिनेंस लेज्ड ऑन द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन द फॉलोइंग मैन। अब पर्सन पर्सन मतलब क्या है, वो फिर वो तीनों चारों, किसी भी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये पक्का पक्का नहीं होता, ये नेचुरल पर्सन ये हमेशा रेजिडेंट ही होगा अगर हमारे मुल्क का नेशनल है ना, हर बंदे का हम हर साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, डिटरमिन करते हैं। जब इंशाल्लाह आप टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे ना, कोई बंदा आएगा मेरा कहेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, वो आप उससे पूछोगे कहीं मुल्क से बाहर आ जा रहे हो हैं, अगर आ जा रहे हो तो फिर आपका उसका रेजिडेंशियल, वो कहता है सर क्या यकीन कर लो कभी कामों की नहीं गया मैं तो, है? फिर कहेंगे तू रेजिडेंट ही है, मुबारक। ले बेटा, कहता है पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर, ये यही लिखा हुआ ना, कहता है पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर ए टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज, क्या ही कमाल की डेफिनेशन दी है, अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट एओपी हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कहता है ये रेजिडेंट होते हैं।
सिर्फ वो मजाक कर रहा है अभी आपसे। क्या उसने बोला? कहता कैसे पता चलेगा कोई बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट है? हमने कहा कि वो, अगर कोई बंदा, हम कैसे पता चलेगा पाकिस्तान का रेजिडेंट है? अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट कंपनी है, रेजिडेंट एओपी और फेडरल गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है, पाकिस्तान के रेजिडेंट होते हैं। नहीं ना समझ आई? अजीब तरीके से उसने बताया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें एक एक को समझना पड़ेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन हो। क्योंकि उसने बोल दिया रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, कहता है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। कहता है रेजिडेंट कंपनी कौन होता है, कहते हैं जो रेजिडेंट कंपनी हो। और रेजिडेंट एओपी, कहते हैं जो रेजिडेंट एओपी हो। और रेजिडेंट गवर्नमेंट, कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होती है, ये कभी फॉरेन होती नहीं। हेलो, दे पौने घंटे तक यार मैंने क्लास पढ़ा रहे थे, फिर मैं तुम बता सकता नहीं बेटा। कहता पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर, अगर वो नॉन रेजिडेंट हो। यही है ना, नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है वैसे? अभी तो आपको अभी कहानी की तरफ लेके जा रहा है। जो रेजिडेंट होगा, जारी बात है नॉन रेजिडेंट नहीं, जो नॉन रेजिडेंट है वो रेजिडेंट नहीं। लेकिन कहते हैं रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट हो। और नॉन रेजिडेंट कौन है, जो नॉन रेजिडेंट हो। अभी सिर्फ आपको सिर्फ बताना चाह रहा है कि हम किसको क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है ए पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट ए रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट टैक्स ईयर। किताब में तो यही बातें लिख रखी है ना, फिलहाल तो मैं यही बताऊंगा आपको। है अगरचे ये सिर्फ पढ़ने के लिहाज से ये आपके किसी काम के, पढ़ लिया आपने, काम खत्म हो गया। कह रहा है ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फ्रॉम द अबव डिस्कशन। कहता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया उसने, हालांकि इसमें सब बकवास किया उसने। कहता है ऊपर की डिस्कशन में कोई बड़ा अहम पॉइंट भी था जो हमें समझ नहीं आया, इज दैट रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज टू बी डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर एज इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हालांकि ऊपर कहीं आपको लग रहा है हाँ ये इसने बोला था, a person shall be resident in a tax in a Pakistan for a tax year if the person is resident। इसका मतलब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हर टैक्स ईयर के लिए चेक किया करें। कहता है इससे हमें ये पता चल गया एक बंदा एक साल में हो सकता है रेजिडेंट हो एक टैक्स ईयर में, अगले साल में हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो। तो एक तो ये, अब मेरे बच्चे ये सब बकवास है, इसको सब रीड कर लीजिए। ये इसमें काम की बात जो आपको मिल गई उससे। अब मेरे बच्चे आ जाओ, रेजिडेंट इंडिविजुअल होता क्या है? पेपर में भी यही पूछेगा और हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी यही पूछेगा। तो बेटा इंडिविजुअल की किसकी बात कर रहा है? वो जिंदा इंसान, कंपनी की बात नहीं कर रहा अभी, ना ही पार्टनरशिप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? हाँ वो जिंदा इंसान, हमारे जो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कब रेजिडेंट होगा? कह रहा है इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ 183 days आर मोर इन द टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी नहीं हो, इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रहा हो किसी टैक्स ईयर के अंदर, वो इस पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर एक बंदा पाकिस्तान में 182 दिन रहा है या उससे कम, वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। आप पाकिस्तानी हो माशाल्लाह, आप इस साल में 170 दिन पाकिस्तान में रहे हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हो। आप इस साल में 183 दिन पाकिस्तान में रहे हो, आप रेजिडेंट हो। आप 182 दिन रहे हो, आप नॉन रेजिडेंट हो। यानी कि सिर्फ एक दिन स्टेटस चेंज करवा देगा। अब आप बनेंगे टैक्स कंसल्टेंट। एक बंदा पता क्या हो, एक बंदा आएगा वो कहेगा सर जी आज मेरी टैक्स रिटर्न मैंने बनानी है, तो वो कहेगा अच्छा ये बताओ इस साल में पाकिस्तान में कितने दिन रहे हो? कहता सर मैं इस साल में पाकिस्तान में रहा हूँ तकरीबन कोई 100 सर हो गए 81 दिन। तो इसका मतलब वो क्या बन रहा बोला, नॉन रेजिडेंट। अभी मान लो कि 2-3 दिन और पड़े हुए हैं अभी। उसने टैक्स कंसल्टेंट उसको कहता कि बाहर से भी कुछ कमा रहा है? कहता हाँ सर बाहर से भी कमा रहा हूँ कुछ। कहता पुत्र आज और कल में निकल जा पाकिस्तान से। कहता क्यों? कहता अगर 183 दिन हो गए तूने बन जाना रेजिडेंट, और अगर तू बन गया रेजिडेंट तेरी पाकिस्तान की इनकम भी और तेरी बाहर की इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। तो कल का दिन है, निकल फ्लाइट पकड़ और निकल जाए यहां से। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब एक दिन का सिर्फ रौला है, और ये दिन का भी कमाल का रौला है, ये भी हम अभी कैलकुलेट करने का देखेंगे। सर वो आज कितने बजे यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हुआ, कितने बजे निकला, वो भी हिसाब किताब लगाएंगे। पकड़ने का पूरा जाल है ये टैक्स वालों के पास। अब जाल बचा के बैठे तो फंस जाए कोई बंदा इसमें। अभी कमाल के मैं देखना अभी कैसी कैसी बातें आप पढ़ेंगे। ले बेटा, कहता सॉरी, कहता an individual shall be resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of
183 days आर मोर इन अ टैक्स ईयर। सर बीच में आपने ये तो छोड़ ही दिया। कहता है कि फॉर ए पीरियड ऑफ आर पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days आर मोर। ये कौन सा होगा? ये मेरे बच्चे वो शहजादा होगा। हम बात करते हैं टैक्स ईयर 2025। कहां से शुरू हुआ होगा मेरे बच्चे? 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ, 30 जून 2025, ऐसे मेरे बच्चे। एक मिस्टर ए है, पाकिस्तान में आया, चला गया, आया, चला गया, आया, चला गया। अब हम देखेंगे ये जो पाकिस्तान में आ जा रहा है इसका क्या करें। हमने कहा कि ये कुछ कुछ दिन आके रुक रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। हमने कहा कि हाँ। कहता है देखो एक टैक्स ईयर के लिहाज से देख रहे हैं, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक, इस दौरान ये जितने दिन पाकिस्तान में रुका है उनको एग्रीगेट करो। हमने उनको एग्रीगेट किया। हमने कहा कि सर 183 दिन, मुबारक हो, ये रेजिडेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार आप 183 दिन तक यहाँ पे पाकिस्तान में ठहरेंगे। अगर एक टैक्स ईयर के अंदर वक्तन फक्तन आपका पाकिस्तान का किया हुआ ट्रिप, उन दिनों को मिलो के 183 दिन बन गए, तो आप मुबारक हो, पाकिस्तान के रेजिडेंट हो। चाहे डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के अंदर 183 दिन आ गया हो, तो एक्चुअली वो क्या है, फिर पाकिस्तान का रेजिडेंट है। याद रखोगे मेरे बच्चे। देखो मैं प्रेसिडेंट की हैसियत से अभी बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ उसको, मान लो कि हाँ वैसे बिजनेस के लिहाज से। मुश्किल बात तो नहीं ना हो रही, आसान बात है ना। कमाल भी है इसमें, बड़ा मजेदार भी है। मैं कह रहा हूँ ये बी लॉ सी लॉ से ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटीज भी है, वो तो इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के बस हो गई है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कहता है इज एन एम्प्लॉई आर ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। देखो एक बंदे, पहले तो एक बंदे का सादा बता दिया, कोई भी इंसान हो पाकिस्तान में 183 दिन या मोर, एक दफा या वक्तन फक्तन पाकिस्तान में रहा हो, वो रेजिडेंट है। 183 दिन से कम हो तो वो रेजिडेंट नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हमेशा रेजिडेंट ही होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे ना हो। फेडरल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है, सफीर है, पिछले 10 साल से नाइजीरिया में है, कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं, वो हमेशा रेजिडेंट ही है। याद रखोगे क्या कह रहा है, इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। यानी कि जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, इनके लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और वहीं पे रह रहे होते हैं, चाहे इनके बिहाफ, इनके वो हम पे किसी भी एम्बेसी में या कोई और नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो हमेशा पाकिस्तान के रेजिडेंट ही होंगे। मुश्किल बात तो नहीं ना भाई। उसके बाद, ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आर इज नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी। अच्छा ये ना परवीन अभी 1.5-2 साल पहले ऐड हुई है। अच्छा होता पता क्या थे, लोग आप जैसे सियाने होते थे, वो ना, वो ये फुदकते हुए कभी यहाँ पे बैठे हैं, कभी इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में। जब साल खत्म हुआ ना, वो किसी भी मुल्क के रेजिडेंट बनते ही नहीं थे। एक तो है ना कि अगर पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं, चलो किसी और के बन जाओ, हैं। जब रेजिडेंट होंगे तो मेरे बच्चे देखा जाएगा ना इनकम सिंकम के मामला बाकी, तभी आप फंसेंगे मेनली बाहर और घर वाली इनकम सबके लिए। वो कमाल करते थे, वो किसी मुल्क के अंदर 182-83 दिनों तक रुकते ही नहीं थे। कहता पकड़ के दिखाओ, है जैसे किसी मुल्क में कोई 100 दिन किसी मुल्क में रह लिया, उसने कहा कि इस मुल्क का, मान लो कि चाहे कानूनी क्या है, कानून उस मुल्क का ये है कि 101 दिन अगर यहाँ पे रहेंगे रेजिडेंट बनेगा, वो 100 दिन पूरे करके निकल जाओ। है किसी मुल्क का हमने रेजिडेंट बनना ही नहीं, ना पाकिस्तान का और ना ही किसी और मुल्क का। हो पाकिस्तान ना पाकिस्तान का रेजिडेंट बना हो ना किसी और मुल्क का, क्योंकि किसी मुल्क में टिका ही नहीं। तो हम कहेंगे बेटा तू ओए फलाना, तू पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है साल में। कहता जी सर मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, क्योंकि सर मैं यहाँ पे 183 दिन ठहरा ही नहीं सर। हमने कहा कि तू और किसी मुल्क का रेजिडेंट है? कहता नहीं। हमने कहा मुबारक हो, तो फिर हमारा ही रेजिडेंट है। ये कमाल का कानून ऐड किया है ये भी रिसेंटली। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क को हमारा बंदा हो, जिस मुल्क को कोई गोद ना ले, वो हमारा ही है। वो हमारे पास ही रहेगा, हमारा रेजिडेंट ही है। इसका मतलब ये जो प्रोविजन है इसमें कमाल है। एक बंदा 150 दिन पाकिस्तान में रुका, लेकिन किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट नहीं है हमारा नेशनल। यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन सिटीजन की बात नहीं कर, ये पाकिस्तानी शहरी के लिए। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का शहरी हो, वो हमारे मुल्क में 183 दिन नहीं रुका, लेकिन किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट ना बने, फिर हम उसके 183 दिन पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। फिर वो हमारे नजदीक क्या है, वो रेजिडेंट ही है।
मुश्किल बात तो नहीं हो रही। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने कहा कौन से इंडिविजुअल रेजिडेंट होते हैं, हमने कहा कि वो बंदा जो पाकिस्तान, कोई भी हो, पाकिस्तान का हो या ना हो, सिटीजन हो पाकिस्तान का या फॉरेन सिटीजन हो, अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रुक जाए, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, चाहे फेडरल का हो चाहे प्रोविंशियल का हो, पाकिस्तान में हो या बाहर हो, कभी आए ना हो पाकिस्तान में, वो हमेशा पाकिस्तान का रेजिडेंट। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान का सिटीजन हो, ना पाकिस्तान का रेजिडेंट बना हो ना किसी और मुल्क का रेजिडेंट बना हो, फिर वो हमारा ही रेजिडेंट है। फिर इस मामले में हम दिन नहीं देखें कोई 183 दिन रुका या नहीं रुका। मुश्किल बात तो नहीं हो रही। ले बेटा, कह रहा है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट प्रेसिडेंट एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और ही इज नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। देखो ये और उसने क्यों लिखा है, उसने देखो उसने कहा कि लाजमी नहीं हर मुल्क का जो कानून हो वो 182 दिनों के ऊपर ही किसी को रेजिडेंट बना रहा है। कि हम ये कह रहे हो कि कोई बंदा किसी और मुल्क में 182 दिन या उससे ज्यादा मान लो कि रुके ही नहीं है, और वो किसी मुल्क का रेजिडेंट ही नहीं बना, तो हमने कहा कि गोली मारो, हो सकता है कि एक मुल्क में 150 दिनों के ऊपर बंदा रेजिडेंट बन जाता हो। हम ये देख रहे हैं कि अगर वो किसी और मुल्क में 182 दिन या उससे ज्यादा ना रुका हो, ना वो किसी या किसी और मुल्क का वो रेजिडेंट ही ना बना हो, ये सादी बात, ये ज्यादा बेहतर थी। ना हमारा रेजिडेंट बना हो ना किसी और मुल्क का रेजिडेंट बना, लेकिन सिटीजन हमारा, फिर वो हमारा ही है। याद रखोगे ये अमेंडमेंट जो की थी, कहते हैं इट्स बेसिकली फॉर दोस्त पाकिस्तानी सिटीजन who do not stay in one country for 182 दिन and remain non-resident for all the countries they reside during the year। ये उन शरारती लोगों के लिए है जो किसी किसी और मुल्क के रेजिडेंट बनते, ना हमारे बने ना किसी और के बने, थे भी हमारे हैं, तो इन लोगों के लिए फिर ये लॉ की नई प्रोविजन अमेंडमेंट की है। लो बेटा, अब रूल आगे 14। अब ये जो रूल 14 है मेरे बच्चे, ये है वो जो 183 दिन आपने काउंट करने हैं, ये कौन से करने हैं, ये उसके लिए आगे रूल्स है। अभी हमने डिस्कस किया ना, जो बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा ठहरेगा तो वो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी तो है ना, जस्ट एग्जांपल, चले दिक्कत क्या होगी। एक मिस्टर ए आज पाकिस्तान में मेरे बच्चे एंटर हुआ है, उसका जहाज आज पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सरहद है, आज वो पाकिस्तान में एंटर हुआ है, मान लो कि रात को 11:55 और ये तारीख कौन सी आज, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को 11:55 पे पाकिस्तान में एंटर हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे इस दिन का क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट रह गए इस दिन के, खत्म होने वाला है ना, ये 4 दिसंबर तो खत्म हो जाएगा 11:55 पे रात को 12 बजे, और उसमें सिर्फ 4-5 मिनट रह गए। सर इसका क्या करें वो कहते हैं टैक्स वाले, इसका ये पूरा दिन पाकिस्तान में ही काउंट करेंगे। हमने कहा सर 1 मिनट रह गया था, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सुई पे 5 दिसंबर तो नहीं हुआ था, 4 ही हुआ था। 4 दिसंबर को अगर रात को 11:59 भी पाकिस्तान में एंटर हुआ है, ये उसका यहाँ पे पाकिस्तान में पूरा दिन काउंट होगा। बात समझ आ रही है तो बेटा, ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, इसने क्या किया, अपनी फ्लाइट बुक करवाई और मान लो कि रात को 12:01 AM पे उसकी फ्लाइट निकल गई, और ये तारीख मान लो कि जब 12:01 हुआ होगा, पक्की बात है, यहाँ पे तारीख तो आ गई होगी ना उसके ऊपर, मान लो कि उसमें कोई भी कह लेते हैं, वो कोई भी दिन था, वो था अज्यूम कर लेते हैं वो था 30 जून, आखिरी दिन भाग रहा था, ये 30 जून का 12:01 था, ये चाहता था ये दिन में यहाँ पे ना हो, मैं निकल जाऊं। उसकी फ्लाइट कितने बजे यहाँ से निकली, 12:01। तो हमने कहा कि मुबारक हो तेरे, ये पूरा दिन यहीं पे ही, 1 मिनट भी तूने यहाँ पे पाकिस्तान में स्टे किया है, सादा अल्फाज में, चाहे अभी 1 मिनट रह गया था साल खत्म होने में, आप पाकिस्तान में एंटर हो गए, या 1 मिनट अभी हुआ था, दिन शुरू हुए आज निकल गए, हमने कहा यहाँ पे पूरा दिन काउंट होगा, याद रखोगे। उसके बाद कहता है कि एक मिस्टर ए है, मान लो ये कोई फॉरेन है, ये पाकिस्तान में आया हुआ था किसी नौकरी के सिलसिले में, किसी नौकरी के सिलसिले में ये पाकिस्तान आया हुआ। अब हुआ क्या, ये जिस नौकरी के सिलसिले में पाकिस्तान आया था, जब ये आया तो 4 महीने तक मान लो कि पीटीआई वाले एहतजाज करते थे, सारा पाकिस्तान बंद, ये घर में महसूर रहा। हमने कहा ये तो बेचारा कोई काम कर ही नहीं सका, इसके इन दिनों का क्या करना है, हमने कहा कि ये दिन भी काउंट हो, याद रखोगे। सर ये बीमार पड़ गया, ये कौमे में चला गया, हमने कहा जो मर्जी हो, सादा अल्फाज में, जो बंदा पाकिस्तान में हो, कौमे में हो, कहीं घूम फिर रहा हो, नॉर्दर्न एरियाज में गया हो, बीमार पड़ा हो, है कुछ काम कर रहा हो, वेला हो, जो मर्जी कर रहा हो, उसका दिन काउंट, जो मर्जी हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बाहर का हो।
जो दिन पाकिस्तान में है, जिस मर्जी तरह से गुजार रहे हो आप, और 1 मिनट भी अगर किसी दिन का पाकिस्तान में गुजारा है, वो पाकिस्तान में पूरा दिन काउंट हो। ये असूल थोड़े से समझा रहे हैं। एक बंदे को सिर्फ माफी दी है उसने, उसको कहते हैं इन ट्रांजिट पर्सन। अब ये कौन है? ये बेचारा मासूम है मेरे को, कहते हैं इसको माफ करना है। एक बंदा है, एक मिस्टर ए है, ये मेरे बच्चे कोई चाहे पाकिस्तानी ही है, इसके पाकिस्तान में 182 दिन पूरे हुए, और ये 182 दिन पूरे करके ना निकल गया था, ये चला गया अफगानिस्तान। निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ पे, अगला दिन नहीं यहाँ पे लगा। ये पहले निकल गया था। इसके कितने दिन हुए वैसे? 182। इसने क्या किया, अभी वो साल खत्म नहीं हुआ था, टैक्स ईयर खत्म नहीं हुआ, इसने जाना था मेरे बच्चे, मान लो इसने कहा कि ऐसा करता हूँ यार, घूम फिर के आता हूँ मालदीव या नेपाल जाता हूँ, वहां पे घूम फिर के आता हूँ, है। इसने इसने मालदीव की टिकट कटवा ली, चलो भैया मैं मालदीव जा रहा हूँ। हुआ क्या, जब ये जहाज में बैठा, जिस जहाज में बैठा, वो रास्ते में उसने, मान लो कि अज्यूम कर लो अफगानिस्तान से उसने मालदीव जाना था, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसका पाकिस्तान में स्टे था। अब एक दिन और लग गया, ये तो फंस गया बेचारा, ये तो पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया। अब यहाँ पे कहता ये इसको इसको जब मान लो कि यहाँ पे एंटर हुआ पाकिस्तान में, यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जहाज रुका, और फिर वो मान लो कि थोड़ी देर रुका और चला गया, तो टैक्स वालों ने कहा कि सर मुबारक हो, आप पाकिस्तान के क्या बन गए हो? रेजिडेंट। कहते सर कैसे, मेरे तो 182 दिन है यहाँ पे। हमने कहा कि ये भी तो है। कहता सर इसको तो माफ कर दो यार। हाँ दोगी वैसे, मैं किसी और मुल्क में जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे क्या पता था ये बेशर्म जहाज इमरजेंसी में या किसी और वजह से पाकिस्तान में लैंड कर गया, तो सर ये तो माफी दे दो। यहाँ पे टैक्स वालों ने भी कहा यार ये तो वाकई ज्यादा मजाक हो गया है, ये इस बंदे को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा हो, और रास्ते में इन ट्रांजिट के तौर पे, इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, उसका स्टे पाकिस्तान में नहीं था, वो जा किसी और मुल्क में रहा था, रास्ते में अगर उसका पाकिस्तान से होता, वो जहाज पाकिस्तान में रुक के फिर गया हो, तो मेरे बच्चे वो दिन काउंट नहीं होता उसका। इसको माफ कर दिया, इसके अलावा किसी को माफ नहीं किया, कोई भी माफी नहीं थी। याद रखोगे इस बात को। 183 दिन कैसे काउंट करने हैं मेरे बच्चे, कल देखना इतने सारे पास पेपर हैं इसके, क्योंकि इसे हर दूसरी तीसरी टर्म में पूछना ही पूछना है कि भाई बताओ ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। लो बेटा अदरा इसको इसको रूल्स को रीड करना शुरू कीजिएगा। कहता है ये जो 183 दिन है, कहता है रूल 14, ये याद करने की जरूरत नहीं होती। स्टेट द मेथड फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज, वो कौन से डेज, वो 183 दिन, इसको कंप्यूट करने के रूल्स बता रहा ऑफ एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। इंडिविजुअल के एओपी शीओपी की अभी बात नहीं कर रहे ना, कंपनी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। कहता क्या रूल्स है, कहता द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82। वो सेक्शन 82 कौन सा था, वो जिसमें ये बता रहा था मेरे बच्चे, ये वाला 183 दिन, ये सेक्शन 82 है, लेकिन सेक्शन अगेन आपके किसी तो बेटा क्या है, कहता पार्ट ऑफ द डे दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम काउंट्स एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। कहता जिस दिन कोई बंदा पाकिस्तान में आया, वो दिन है, शुरू हो गया है, वो पाकिस्तान में एंटर हो गया उस दिन, वो दिन उसका चाहे 1 मिनट ही क्यों रुका हो। आज जैसे अभी मैंने कहा था, जहाज आपका पाकिस्तान में एंटर हुआ है रात को 11:59 पे, भाई अभी तो मिनट पड़ा हुआ है ना, वो दिन पूरा काउंट होगा आपका पाकिस्तान में। और अगर आप यहां से जा रहे हो और सुबह सुबह निकल गए 12:01 पे, वो पूरा दिन काउंट होगा यहाँ पे। तो डे ऑफ अराइवल इन, जिस दिन आए हो वो पूरा दिन काउंट होगा, और जिस दिन गए हो वो भी पाकिस्तान में ही पूरा दिन काउंट होगा। ये नहीं देखा जाएगा उसके कितना मिनट और कितने घंटे रह गए थे या कितने सेकंड रह गए थे। उसके बाद कहते द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली आर पार्शली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज ए होल डे ऑफ सच प्रेजेंस नॉर्मली। अब ये कौन कौन से पब्लिक हॉलीडे, एक बंदा पाकिस्तान में है, वो कोई जॉब कर रहा है या जो भी है, वो कहता है कि कम से कम जॉब वाले दिन वो काउंट कर लो यार, संडे संडे तो निकाल दो, जो पब्लिक हॉलीडेज आती है वो तो निकाल दो बीच में से। हमने कहा कि नहीं, वो भी काउंट। उसके बाद कहता है ए डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। एक बंदा यहाँ पे मान लो कि हमारे अक्सर कोच हैं जो वो बाहर से आते हैं, क्रिकेट टीम के कोच, अब वो बीमार पड़ गया, मान लो गैरी क्रिस्टन है, अब आजकल कौन है, आजकल एक तो वो ऑस्ट्रेलिया का वो जो लंबा सा बॉलर है, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया, गिलिस्पी, आई थिंक गिलिस्पी। तो वो हमारा कोच था माशाल्लाह, पता नहीं किस जजीरे पे रहते हो हैं, ना आपको हालात हाजरा का पता, ना आप लोगों को स्पोर्ट्स का पता है, ना आपको पॉलिटिक्स का पता, पता नहीं पता किस चीज का है। सर रील्स रील सर रील रील बताओ क्या कमाल का। सर यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया सर अभी तक आपने, सर अभी जाओ सब्सक्राइब करो सर, ये पता है? बेशर्मी। देखो बेटा, कह रहा कि डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। अच्छा मैं बता रहा था
कि मान लो कि एक बंदा कोई भी पाकिस्तान, कोई चाइनी है, कोई कोच है, कोई भी किसी मकसद के पाकिस्तान आया, वो नौकरी कर रहा था, उसने अपने मालिक से मेरे बच्चे बीमारी की छुट्टियां ली, तो वो कहता है कि कम से कम ये बीमारी की छुट्टियां जो मैंने ली हैं यही निकाल दो बीच में से। हमने कहा कि वो तो पाकिस्तान में, चाहे बीमार हो चाहे जो मर्जी हो, ये भी बीच में काउंट होंगी। उसके बाद कहता डे दैट द इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन द स्टेट ऑफ सप्लाईज। अच्छा, एक बंदा है वो पाकिस्तान में माल खरीदने आया है, उसके मान लो कि पहले 182 दिन पूरे हुए हैं, अज्यूम कर लो, आज वो निकलना चाह रहा था लेकिन स्ट्राइक शुरू हो गई, एयरपोर्ट बंद, सारा कुछ बंद, उसे निकलना था है? कोई काम हो ही नहीं रहा था, बस उसने वो चीज उठानी थी, आज निकल जाना था, आज उसको मिल जाना था वो मटेरियल जिसको लेने आया था, लेकिन स्ट्राइक की वजह से वो सब कुछ बंद कर दिया। अब ये कह रहा सर इसमें मेरा तो कसूर नहीं, मेरा तो निकल जाना था आज। वो कहते हैं हमारा भी कोई कसूर नहीं है, इमरान खान हमारे भी बस में नहीं है। चाहे कहता है जो मर्जी हो, स्ट्राइक हो, लॉकआउट्स हुए हों, हड़ताल हो जाए, जल्जला आ जाए, अगर आप पाकिस्तान में हो, कोई काम करने के लिए आए थे, कोई चीज रिसीव करने के लिए आए थे, इस वजह से डिले हो गया उस चीज को मिलने में आपसे, पाकिस्तान में हालात खराब है, पाकिस्तान में मान लो कि खुदा ना खासा जंग लग गई है और आप कोई चीज लेने आए थे, उस वजह से आपको रुकना पड़ गया जहां पे, वो चीज मिली नहीं आपको, कहता आपके वो दिन भी काउंट हो। A holiday spent by the individual in Pakistan before, during or after an any activity in Pakistan। अच्छा, एक बंदा है, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, जैसे इसी तरह बात कर लेते हैं, गैरी क्रिस्टन को हमने पाकिस्तान में बुलाया, सर आइएगा हमारी कोचिंग कर दो हमारी टीम। उसने कहा कि ठीक हो गया, तब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। हमने कहा कि सर आपका 1 जनवरी 2025 से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। उसने कहा कि यार देखो आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, इन्होंने मुझे 1 जनवरी 2025 को बुलाया है, तो जाहिर बात है वो सारा उस वक्त तो मैं जब जाऊंगा फुल काम का बर्डन होगा। मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं 1 जनवरी से पहले पाकिस्तान में चला जाता हूँ, जरा नॉर्दर्न एरिया इधर उधर घूम फिर ही लूंगा वहां पे हैं? ये आया मेरे बच्चे, ये मान लो ये आ गया 15 दिसंबर पाकिस्तान में आ गया, इसकी मेरे बच्चे ज्वाइनिंग किस दिन थी? 1 जनवरी, 15 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान में आ गया। हमने कहा कि भाई आ गए सर? कहता हाँ सर, आज से ही आपके दिन काउंट होने शुरू हो गए, जिस दिन आप पाकिस्तान में एंटर हुए थे। कह रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो भैया शुरू हो रहा है 1 जनवरी से। हमने कहा सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पाकिस्तान में हो तो आपके ये दिन काउंट होंगे। अच्छा, मान लो ये जॉब कर रहा था, ये मान लो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, इसका दिल कर रहा है, इसने बड़ा सुना हुआ था नॉर्दर्न एरियाज के बारे में, ये कहता है चलो मैं जाके घूम फिर के ही आ जाता हूँ है? इसने कोई छुट्टियां ली और घूम फिरने चला गया। हमने कहा कि सर मुबारक हो, ये दिन भी आपके काउंट होंगे। अगर ये मुल्क से बाहर घूमने फिरने जाता है, जाहिर बात है वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन वो दिन जिस दिन जा रहा है वो तो पूरा दिन काउंट होगा। बड़े सवाल हैं अभी, और एक एक दिन खुद सोचो, अब यहाँ पे एक दिन, एक महीने में कितने दिन हैं, और उसके बाद दिनों को काउंट करना, 182 दिन, अक्सर 182 दिन पूरे आते हैं। और हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये बंदा क्या है, ये नॉन रेजिडेंट है। इसलिए मेरे बच्चे बड़े एहतियात के साथ, पूरी गौर के साथ ये काम सारा करना है हमने। इसको ये ना समझना मजाक ही है सर, रौले को नहीं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, अब ये आगे वो एक्सेप्शन कहता डे आर पार्ट ऑफ ए डे वेयर इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोलली, इस सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान में है, बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, कि वो किसी और जगह पे जा रहा था, उसकी मंजिल कोई और है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में रुका है, इस वजह से वो कहीं और जा रहा है, बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज ए डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। यानी कि अगर एक लोकेशन से, अगर वो एक लोकेशन से, एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे जा रहा है, और ये दोनों प्लेस पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन जिस जिस भी मान लो के रास्ते से वो जा रहा है, जहाज से, बस से, जो भी है, वो रास्ते जाते हुए वो पाकिस्तान में ठहरी है, या पाकिस्तान से होके गई है, या मान लो कि उसका वो जो शहर है कुराकरम है, उससे गुजर के गई है, वो चाइना से, अफगानिस्तानी है कोई, और जा वो चाइना रहा, और वो शहर है रेशम या जो भी है उससे गुजर के जा रहा है, तो वो कौन नहीं हो, याद रखो, क्योंकि उसका मंजिल पाकिस्तान नहीं है, वो कहीं और जाना चाह रहा है, तो फिर हम उसको बिला वजह यहाँ पे नहीं फंसाएंगे, बाकी हर जगह पे मेरे बच्चे उसका दिन काउंट होंगे। तो बेटा उसके बाद रेजिडेंट कंपनी, अब किसकी बात होने लगी है बोला? कंपनी की। इंडिविजुअल का देख लिया, वो कंप्लीट वही है, कल इसको इंशाल्लाह हम अप्लाई करना सीखेंगे, पास पेपर करेंगे उसके। कहते रेजिडेंट कंपनी, कहते कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स पाकिस्तान। कहना क्या जरा, जो कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुई है वो हमेशा रेजिडेंट ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तान में काम कर रही हो या ना कर रही हो। सीएफई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, काम हम चाइना में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान के लिए क्या है, रेजिडेंट है। यानी कि जो कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुई है वो हमेशा ही क्या होती है, रेजिडेंट ही होती है। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इज ऑलवेज ए रेजिडेंट कंपनी।
उसके बाद कह रहा है कि दूसरी कंपनीज के लिए द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। अब ये अजीब सी बात है, अभी आप वीलो पढ़ रहे थे ना, सीलो, कुछ बच्चे थे सीलो में भी, याद करें, वहां पे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बना के मेरे बच्चे जब कंपनी बन जाती है अलग पर्सन बन जाती है, और इस पर्सन का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो किसके पास चला जाता है? डायरेक्टर्स के। शाबाश। इसका मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जब बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहता है कि कोई कंपनी हो मुल्क में, जो तो हमारे मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई वो तो है ही रेजिडेंट हमेशा, कोई दुनिया के किसी भी कोने में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, और उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, मतलब डायरेक्टर, एक टैक्स ईयर के अंदर अगर वो पाकिस्तान में होली शिफ्ट हुए हो एक लम्हे के लिए भी चाहे, यानी कि उसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी पाकिस्तान में आया है, वो पेपर में आपको ये नहीं कहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फलाना, वो यही लफ्ज सीधा बोलता है, ये कंपनी है मेरे बच्चे, उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में होली ट्रांसफर हुआ है फलाने दिन, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जो भी है, वो यही लफ्ज बोलेगा। अभी तक उसने चेंज नहीं किया इस लफ्ज को, तो हम फौरन से कह देंगे ये क्या है? ये रेजिडेंट है। हाँ, अगर वो पार्शली पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ हो, आधा बोर्ड आया है, आधा नहीं आया, आधा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ है, हम कहेंगे फिर वो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है। पूरे का पूरा उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में एक दफा ट्रांसफर हुआ, एक ही लम्हा, चाहे एक सेकंड के लिए, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट बन जाएगी वो कंपनी। याद रखोगे, एक कंपनी चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल 30 जून को पाकिस्तान में होली ट्रांसफर हुआ है। टैक्स ईयर मेरे बच्चे, टैक्स ईयर है ये 30 जून 2025, ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2025। हम इसके लिए एक चाइना की कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे थे, वो पूरा साल ही पाकिस्तान में आई, लेकिन 30 जून को ही उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ, तो हम कह देंगे ये कंपनी क्या है? पाकिस्तान में रेजिडेंट है उस टैक्स ईयर 2025 के लिए। तो वो कहेगा सर थोड़े करसे के लिए, हमने कहा कि एक लम्हे के लिए। याद रखोगे। इस बात के लिए ये रिक्वायर्ड व्यू है इंसान का एनी टाइम में पूरा होना जरूरी है या नहीं नहीं, वो ऊपर वाला माम खत्म हो गया, वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी के लिए, वो वहीं से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया कि पाकिस्तान में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो, इस पूरे साल में उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में है ही नहीं। इस पूरे साल में एक कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई थी उसका मैनेजमेंट कंट्रोल रहा ही यूएसए में है, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट ही है, क्योंकि बड़ी कहां पे थी इनकॉर्पोरेट, कहां पे हुई थी? पाकिस्तान में। एक कंपनी चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट नहीं। हाँ, अगर इस पूरे एक टैक्स ईयर के अंदर एक लम्हे के लिए भी उसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर पाकिस्तान में होली ट्रांसफर हुए, तो फिर वो पाकिस्तान की रेजिडेंट बन गए। बोर्ड मीटिंग रखी पाकिस्तान में तो फिर फंस गए मेरे बच्चे। लेकिन वो ये अभी तो और क्या करना है उन्होंने? अरे उनको भी पता है ना इन चीजों का, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अगर उस कंपनी के यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये नहीं कि डायरेक्टर यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं या कुछ इस तरह का मामला, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की अभी वो उसने आपको इस पंगे में डाला ही नहीं, वो लफ्ज ही ये बोलता है, वो ये नहीं कहता डायरेक्टर आए थे, वो कहता मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एक कंपनी है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्शली पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ है, हम कहेंगे ये कंपनी रेजिडेंट नहीं। अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी बनी है अफगानिस्तान में, और वो कंपनी एक टैक्स ईयर 2024 के अंदर, ये कहां से कहां तक होगा? 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक ये कंपनी अफगानिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है। एक लम्हे के लिए भी इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली पाकिस्तान में ट्रांसफर हो गया, किसी एक लम्हे के लिए, इवन 30 जून को ही क्यों। वो ये मेरे बच्चे, मैं यही कह रहा हूँ, वो इस चीज में आपको कंफ्यूज कर ही नहीं रहा। हमने देखना है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और ये तो समझाने के लिए लफ्ज बोला ना मैंने, डायरेक्टर्स। टैक्स पढ़ने वाले बंदे को, जो टैक्स पढ़े, आई कैप को पता है, ये कैफ 2 में पूछ रहा हूँ उनसे। और जो ये जो डायरेक्टर क्या होते हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का क्या मामला है, ये कैफ 7 में है। वो आपको इस लेवल पे कंफ्यूज नहीं करेगा, अगर वो करे इंतहाई परले दर्जे का बेशरम इंसान है, मैं सच्ची बता रहा हूं। क्योंकि उसको पता ही नहीं भैया, बच्चे को क्या पता बेचारे को डायरेक्टर शायरेक्टर मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है। तूने लॉ के अंदर एक लफ्ज बोला, तू वही पूछ, है तूने, इसलिए आज तक नहीं उसने पूछा। इसलिए लफ्ज क्या बोलता है हमेशा पेपर के अंदर? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। होली ट्रांसफर हुआ है पाकिस्तान में किसी कंपनी का जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी पाकिस्तान की क्या कहलाएगी? और जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो पाकिस्तान में कभी एक लम्हे के लिए भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं ठहरा, वो रेजिडेंट ही है, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट ही होगी। जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसका मैनेजमेंट कंट्रोल अगर होली पाकिस्तान में, अगर पार्शली ट्रांसफर हुआ है फिर नहीं हो, सारा साल रहा है,
फिर भी नहीं होगी। अगर पार्शली सारा साल पाकिस्तान में, पार्शली अगर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में रहा, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट नहीं होगी। बस दो चार बातें और बोलो। अगर इट इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सुन लो, इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इसका मतलब गवर्नमेंट को वो क्या समझता है, कंपनी भी समझता है और रेजिडेंट। यानी कि टैक्स वालों के नजदीक ये जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये कंपनी, और कहता है ये हमेशा रेजिडेंट ही होती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी, सूबा छोड़ के, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी, मुल्क छोड़ के, है चाहे जा भी रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे मुल्क की हमेशा ही रेजिडेंट हुई होंगी। क्या रखोगे मेरे बच्चे? अब कंपनी के टोटल रेजिडेंशियल के मामला आपको पता चल गया, इंडिविजुअल के आपको पता चल गया। अब आखिरी रह गया एओपी। अब ये एक लाइन है, मुझे आज आपसे भी ज्यादा जल्दी है, लेकिन फिर भी टाइम पूरा हो गया। ले बेटा, कल हमने पास पेपर करने ना, हमें पता तो हो कुछ करने के लिए। ले बेटा, कहता है एओपी कब रेजिडेंट होगी, कहता है एन एओपी ऑफ ए पर्सन शैल बी रेजिडेंट एओपी फॉर अ टैक्स ईयर। देखो कंपनी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एओपी को। एओपी रेजिडेंट होगी इफ फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द एओपी इज सिचुएटेड होली या पार्शली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर। यानी कि एओपी के मामले में अगर हाथ इतने, हाँ ना ज्यादा सख्त रखा है। वो कहते हैं सर हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल सर आधा आया है अभी पाकिस्तान के अंदर। हमने कहा मुबारक हो आप हमारे तब भी रेजिडेंट। कंपनी के मामले में सारा मैनेजमेंट कंट्रोल आए एक लम्हे के लिए भी, अगर ये एक लम्हे के लिए भी कुछ भी आगे इनका मैनेजमेंट कंट्रोल पार्शली भी आ गया, तो फिर भी वो हमारे रेजिडेंट होंगे। हाफ की बात नहीं होगी, पार्शली जितने मर्जी आए उनका मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान में अगर एक साल के अंदर, टैक्स ईयर के अंदर एक लम्हे के लिए भी आ गया, होली या पार्शली, हमारे रेजिडेंट ही होंगे। यानी कि हमने इनको फंसाने के लिए ज्यादा आसान तरीका रखा है। कंपनी के लिए जरा थोड़ी फिर भी जरा टफ है कि चलें बच जाओ आप, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से फंस जाते हैं बेचारे। कुछ आए तभी फंस गए, सारे आए फिर तो फंसे नहीं होंगे। लो बेटा, ये हमें अब पेपर में पता कंफ्यूजन किस चीज की होगी। आप एओपी के रेजिडेंशियल स्टेटस को मिक्स कर दोगे कंपनी के साथ, और कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को मिक्स कर दोगे एओपी के साथ। और बात का तो ऐसे पहुंचे हुए आप लोग होंगे, आप देखेंगे कंपनी पाकिस्तान में 183 दिन ठहरी है कि नहीं, ये बेशर्मी है। ये कंपनी के 183 दिन काउंट नहीं करने, ये किसके करने थे, इंडिविजुअल के, पाकिस्तानी के या फॉरेन के, हर इंडिविजुअल के। और कंपनी का क्या देखना है, पाकिस्तान में बनी है तो पाकिस्तानी ही है पाकिस्तान में या नहीं, बाहर की है तो पाकिस्तान में उसका मैनेजमेंट कंट्रोल होली किसी लम्हे ट्रांसफर हुआ हो, और गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तानी ही फार्डर पर। और एओपी में पाकिस्तान की हो चाहे किसी और मुल्क की पार्टनरशिप बिजनेस है, एक चाइना में कुछ लोग दोस्तों ने पार्टनरशिप बिजनेस बना रखे, उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल इस टैक्स ईयर 2025 के अंदर एक लम्हे के लिए पाकिस्तान आ गया, होली या पार्शली, वो पाकिस्तान के रेजिडेंट बन गए। एक गलती नहीं करनी, कंपनी को एओपी के साथ, एओपी को कंपनी के साथ मिक्स नहीं करना, और ये हमेशा होगा। मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूं, अभी मैं शायद कुछ बच्चे वो पूछ रहे थे कंपनी के अंदर, मैं यकीन कर लो पूरी श्योरिटी के साथ, शायद वहां पे मेरे बात करते हुए मैं घबरा रहा था, अगरचे मैंने बोला है कि कंपनी के मामले में कब कंपनी को रेजिडेंट होती है, वो तो उस लिहाज से देख रहे थे, कंपनी लॉ में ये थोड़ी सी बात हुई थी, है तो मैंने बताते हुए फिर भी मेरे दिमाग में पूरा चल रहा था, भाई ध्यान रखना है, ये कंपनी की बात हो रही है एओपी की, कंपनी होली ट्रांसफर हुआ हो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के एक लम्हे के लिए भी, क्योंकि मैं बता रहा था ना कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता क्या है, टैक्स वाले थोड़ा सा याद रखिएगा जब आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं खैर, ले बेटा, इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 2 दिन और लगाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, काम की चीजें इंशाल्लाह सारी हम कर लेंगे इस चैप्टर की, 2 नहीं तो 3 दिन लगाएंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे काम की चीज होगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन वो सबसे काम की चीज है, 3 चीजें सबसे काम की हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, पब्लिक कंपनी और टैक्स ईयर। उसके अलावा कभी उसने कोई चीज पूछी होगी या नहीं पूछी होगी, लेकिन ये चीजें फ्रीक्वेंटली पूछता है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो कल इंशाल्लाह पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो छोड़ के आए जो पीछे हमें। पाकिस्तान में कमाता है उसका पर टैक्स पे जो नॉन रेजिडेंट होता है जो सिर्फ पाकिस्तान में कमाता है, जो रेजिडेंट होता है जो पाकिस्तान में कमाता है, जो बाहर कमाता है, दोनों तरह की इनकम्स के ऊपर। कोई सवाल है तो पूछ लो मेरे बच्चों। क्या हुआ, दोस्त है, पहचान रहे